अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पेशे खिदमत है कहानी सरफिरा का चौथा हिस्सा। रुखसाना के सवाल पर मैं हैरान हो गया जब उसने पूछा कि जहांगीर आप काम क्या करते हैं? क्यों, क्या मैं अमीर नहीं हो सकता? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। मेरा मतलब ये नहीं था जो आप समझ रहे हैं। रुखसाना मेरी बात सुनकर घबरा गई। आप तो खामखा नाराज होने लगे। मेरा मतलब ये नहीं था। वो सफाई देने लगी। तुम्हारा जो भी मतलब था, मगर मुझे तुम्हारा पूछना अच्छा नहीं लगा। देखो, मैं तुम्हारा खाविंद हूं और मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। अगर तुम मेरी इस तरह जासूसी करोगी तो फिर मैं किसी और पर क्या एतबार करूंगा? मेरी बात सुनकर वो थोड़ी सी शर्मिंदा नजर आने लगी। बाकी सारे रास्ते वो खामोश रही। मुझे भी चूंकि गुस्सा आया हुआ था, इसलिए मैं अंदर ही अंदर पेचताब खा रहा था, मगर खामोश रहा। रुखसाना की मां नूर बेगम अक्सर हमारे घर चली आती। मुझे उसका रोज रोज आना पसंद नहीं था, मगर क्या करता, मेरी सास जो थी, इसलिए खामोश हो गया। ये तुम्हारी माँ रोज रोज क्या लेने आती है? अपने घर आराम से क्यों नहीं बैठती? मेरे इस अचानक सवाल पर रुखसाना मुंह बनाकर मेरी तरफ देखने लगी। क्यों, आपको क्यों नागवार गुजरता है उनका रोजाना? मैं अकेली होती हूं, इसलिए मुझसे मिलने चली आती हैं। क्यों, मेरी अम्मा भी तो घर पर होती हैं, तुम अकेली कहां से हुई? मैंने गुस्से से कहा तो वो बोली, आपकी अम्मा तो मोहल्ले में आगे पीछे फिरती रहती हैं। लगता है मेरे आने का ही इंतजार था। जब से मैं ब्याह कर आई हूं घर में टिकती ही नहीं। रुखसाना के इस अंदाज पर मैं सुलग कर रह गया। चुप करो, खबरदार मेरी मां के बारे में कुछ कहा। वो भी बदतमीजी पर उतर आई। क्यों, अगर तुम मेरी मां के बारे में ऐसे कहोगे तो मैं क्यों जवाब ना दूं? वो बाकायदा मुझसे लड़ने लगी, बिल्कुल घरेलू औरतों की तरह। और फिर ये हमारी पहली लड़ाई थी। मैं गुस्से में उठकर बाहर चला गया, मगर हमारी फिर बात बात पर लड़ाई होने लगी और तकरार होती। मगर उसकी अम्मा ने अपनी रूटीन न छोड़ी, और वो क्यों आती थी ये इंकशाफ भी मुझे उस दिन हुआ। अलमारी से मेरी अच्छी खासी रकम गायब थी और रुखसाना से पूछने पर उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने तो रकम देखी ही नहीं। मैं अंदर ही अंदर जलने लगा। मुझे कोई चूना लगा जाए ये कैसे हो सकता है? मैं घर से निकल गया। शहर से बाहर एक वीरान सी जगह पर मीका को तलब किया और उससे पूछा। मीका के इंकशाफ पर मेरा दिल दहलने लगा। रुखसाना और उसकी मां नूर बेगम मेरी रकम दोनों हाथों से लूट रही थी। रुखसाना मेरी बीवी मेरे साथ मुखलिस नहीं थी। इस बात का मुझे शदीद दुख था। मीका, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उससे सवाल किया। आका, ये तो आप बेहतर जानते हैं, वो सर झुकाकर बोला। मैं सोच में डूब गया। कुछ देर गुजर गई तो वो बोला, आका मुझे इजाजत है? हाँ, तुम अब जाओ। अब ये मेरा काम है, मैं उनसे निपट लेता हूं। मुझसे सीधे तरीके से मांग लेती तो मुझे अफसोस ना होता, मगर अब मुझे उनको सबक सिखाना पड़ेगा, मैंने कहा और वहीं बैठकर सोचने लगा। बैठे बैठे मुझे एक तरकीब सूझी और मैं इसी तरकीब पर दिल ही दिल में आशश कर उठा। अपनी जहानत को दाद देने लगा। उठा और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर देखा रुखसाना का मूड सुबह से ऑफ था। मैंने उसको मनाया, खुशी खुशी से उससे बात की। थोड़ी ही देर में वो बहल गई और मुझसे हंसी खुशी नॉर्मल अंदाज में बात करने लगी। मैं उसे घुमाने बाहर ले गया, ढेर सारी शॉपिंग करवाई, अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलवाया और फिर हम वापस आ गए। रात को सोने से पहले मैंने उसे प्यार से पूछा, रुखसाना तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सच सच बताना। अरे ये आपने क्यों पूछा? वो हैरान होकर बोली। वैसे ही बताओ ना, मैं जानना चाहता हूं। मेरे इसरार पर उसने कहा, बहुत ज्यादा। मैंने कहा, अच्छा, हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दोगी? अगर कल कलां को मेरे हालात ठीक ना रहे तो फिर भी ऐसे ही मेरे साथ चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी बीवी हूं। अच्छे बुरे हालात में हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। मगर आप ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह ना करे कभी हमारे बुरे हालात हों। वो प्यार से कहने लगी, नहीं रुखसाना, कुछ पता नहीं होता। काम धंधा किसी वक्त ढीला पड़ सकता है, किस्मत किसी वक्त फूट सकती है। मैंने कहा तो वो बोली, आप करते क्या हैं? अम्मी भी यही पूछ रही थी। बताया तो था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में हूं।
मगर आप तो कभी घर से बाहर नहीं जाते, हमेशा अपनी मर्जी से ही घर से निकलते हैं। मैं उसकी जहानत पर दिल ही दिल में उसे दाद देने लगा। अरे नहीं, मेरा काम ही ऐसा है, जब बास को जरूरत होती है तो मुझे बुला लेते हैं। मैंने मुश्किल से उसे टाला। वो मुझे कुरेदने की कोशिश करती रही, मगर मैंने उसे टाल दिया। दिन गुजरने लगे, 3 महीने गुजर गए और मुझे बाप बनने की नवीद मिली। मैं बहुत खुश हुआ। मैं उसका और ख्याल रखने लगा। साथ ही साथ अपने मंसूबे पर अमल दरामद करने का वक्त भी आन पहुंचा। नूर बेगम एक बहुत शातिर औरत थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो अपनी गर्ज के लिए इस हद तक भी जा सकती है। वो हीले बहानों से रुखसाना के जरिए मुझसे मेरे असासों के मुतालिक जानने की कोशिश करती रहती। रुखसाना, तुम मेरे बारे में मुतजस्सिस क्यों रहती हो, और बिलखसूस तुम्हारी अम्मी। उस दिन मैंने तंग आकर उससे पूछ ही लिया। देखें जहांगीर, अम्मी दरअसल चाहती हैं हमारे आने वाले बच्चे का मुस्तकबिल भी महफूज हो, इसलिए वो पूछती हैं कि जहांगीर ने क्या कुछ बना रखा है, कोई जायदाद, बैंक बैलेंस है या नहीं। मैं तुनक कर बोला, वैसे मेरा ख्याल है तुम्हारी अम्मी को कोई हक नहीं ये पूछने का। मैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल का बेहतर ख्याल रख सकता हूँ। ओहो जहांगीर, आप तो ख्वामख्वाह नाराज हो रहे हैं। नहीं, मैं ख्वामख्वाह नाराज नहीं हो रहा। प्लीज अपनी अम्मी को मना कर दो, वो मेरे बारे में जासूसी ना किया करें। अगले दिन मुझे अपने मंसूबे पर अमल दरामद करना था, और फिर अगली रात हमारे घर में डकैती की वारदात हुई। चोर सब कुछ ले गए, हत्ता के रुखसाना के जेवरात, रुपया, पैसा सब कुछ लूट कर ले गए। ये डकैती भी मेरे मंसूबे का हिस्सा थी। डाकू हमें कमरे में बांधकर सब कुछ लूट कर ले गए। मैं बिल्कुल कंगाल हो गया। अगले दिन हमारे घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी। रुखसाना रो रो कर पागल हो चुकी थी। उसका सारा जेवर लूट चुका था। मेरी अम्मा भी परेशान थी। नूर बेगम ऐसे रो रही थी जैसे उसका सरमाया लूटा जा चुका हो। जहांगीर बेटा, पुलिस को बुलवाओ, हमारा तो सब कुछ ले गए वो नामुराद। नूर बेगम बैन करते हुए बोली। पुलिस आई, तफ्तीश की, बयान लिए और चली गई। 1 हफ्ता गुजर गया मगर कोई सुराग नहीं मिला। नूर बेगम रोजाना बेटी को तसल्लियां देने आ जाती। जब कोई सुराग ना मिल सका, इधर मैंने वावेला शुरू कर दिया कि मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ लुट गया। रुखसाना बहुत हैरान हुई। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ रुखसाना, बचा ही क्या है हमारे पास, वही तो कुल सरमाया था। नौकरी भी हाथ से गई। मैंने भरपूर एक्टिंग की। क्या मतलब है आपका? वो पूछने लगी। मतलब क्या, माशी हालात हमारे खराब हो चुके हैं। तो फिर अपनी अम्मा से कहो हमारी कुछ मदद करें। मैंने कहा तो रुखसाना हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। आपकी तिजोरी तो हर वक्त नोटों से भरी रहती है। हाँ तो चोरी हो गई ना, मैंने बिफर कर कहा। अरे तो और आ जाएंगे ना, वो भी जवाबन बोली। कहाँ से आएंगे? आसमान से टपकेंगे। मेरी नौकरी खत्म हो गई, मैंने कहा तो रुखसाना के माथे पर बल पड़ गए। वो मुंह बनाती हुई अंदर चली गई। शाम को उसकी मां नूर बेगम आई तो मेरा पैगाम उसे मिल चुका था। क्या मतलब, एक डकैती से ही कंगाल हो गया? जी हाँ, मैंने सर झुकाकर कहा। अरे तुम पर तो दौलत बरस रही थी, ये एक वारदात ने तुझे जीरो कर दिया। वो हैरान होकर बोली। जी दुरुस्त फरमाया आपने। अब मेरी कुछ मदद करें ताकि मैं कोई काम धंधा शुरू कर सकूं। मैंने कहा तो नूर बेगम को जैसे पतंगे लग गए। क्या मतलब, मेरे पास पैसे कहां से आए? उधार मांग रहा हूं आपसे, वापस लौटा दूंगा आपको। मैंने मुंह बनाकर कहा तो नूर बेगम एकदम खड़ी हो गई। अरे हमारे पास पैसे कहां से आए? इस बीवी को कैसे पालेगा इस हालत में, जबकि वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। वो रुखसाना की तरफ इशारा करके बोली। ये कड़ा वक्त आपने ही निकलवाना है अम्मी जी। मेरी बात सुनकर नूर बेगम जैसे हत्थे से उखड़। क्या मतलब, बच्चा तुम्हारा है और कड़ा वक्त मैं कैसे निकलवाऊंगी? नूर बेगम गुस्से से भरी बैठी थी। अरे सास जी, बच्चा आपका भी तो कुछ लगता है। मेरे इस तरह कहने पर सास तेवरी चढ़ाकर बोली। ना बाबा ना, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। रुखसाना, देख रही हो तुम्हारी अम्मी कितनी बेमरवत निकली। मैंने कहा तो रुखसाना माँ की हिमायत में उठ खड़ी हुई। मेरी माँ को ऐसे मत कहें। तो फिर क्या कहूँ? आज मुझ पर बुरा वक्त आया तो तुम लोगों ने आंखें फेर लीं। किसने आंखें फेरी हैं? रुखसाना बाकायदा लड़ने पर उतर आई। तुमने और तुम्हारी माँ ने। मैंने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया।
देखो मियाँ, तुम हमसे झगड़ा चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं। ये तुम्हारी बीवी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। नूर बेगम कहने लगी, ओहो अम्मा जी, मैंने कब अपनी जिम्मेदारी निभाने से इनकार किया है? आपसे मदद ही तो मांगी है। मैंने जवाब दिया, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं जानती हूं तुम्हारे पास बहुत पैसा है। एक डकैती से कोई आदमी गरीब नहीं होता। ये अलग बात है कि तुम्हारी नीयत बदल चुकी है। मैंने रुखसाना की तरफ देखा, उसने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। मुझे बहुत दुख हुआ, वो भी गलत बात में अपनी माँ का साथ दे रही थी। अगर एक मर्तबा भी वो मेरी हमायत में बोलती तो मुझे दुख ना होता, मगर मैं तो उन दोनों के तेवर देखकर हैरान रह गया। रुखसाना, क्या यही तुम्हारी मोहब्बत थी जो मेरे जरा से हालात बदलने पर तुम मुझसे इस तरह पेश आ रही हो? मेरे इस तरह कहने पर थोड़ी सी देर के लिए उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार पैदा हुए, मगर फिर गायब हो गए। बोली, मेरी अम्मी कमाती तो नहीं। देखो रुखसाना, अगर ये तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता तो मेरे साथ चलो, जब इसके पास कुछ होगा तो तुम्हें आकर ले जाए। नूर बेगम खुद ही फैसला सुनाते हुए बोली, अरे आप ऐसे कैसे मेरी बीवी को ले जा सकती हैं? मेरे कहने पर नूर बेगम हाथ नचा कर बोली, तुम्हारी बीवी है तो पहले मेरी बेटी है। चलो भाई, ये डकैती के बाद तो बिल्कुल कंगाल हो चुका, हमसे मदद मांगता है। चलो रुखसाना। मैं हैरान था, माएँ ऐसी होती हैं जो बेटियों के घर उजाड़ती हैं। रुखसाना एकदम जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं रुखसाना की तरफ देखकर बोला, रुखसाना सोच लो, एक दफा इस घर से कदम निकाल दिया तो दोबारा इस घर में नहीं आ सकोगी। वो मेरी आंखों में देखकर बोली, फिर आप हमें इस तरह तंग क्यों कर रहे हैं? जब मेरी माँ कह रही है कि वो आपकी मदद नहीं कर सकती तो फिर आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी माँ मेरी मदद कर सकती है। अगर वो ना करना चाहे तो अलग बात है, मगर कोई जबरदस्ती तो नहीं। वो शर्मिंदगी मिटाने पर तुली थी, बात जबरदस्ती की नहीं। मैं उधार करके मांग रहा हूं, कुछ कमाने पर इनको लौटा दूंगा। अगर 2-4 लाख रुपए मुझे दे दें तो क्या मसला है? मैंने कहा। रुखसाना एक पल के लिए रुक गई। रुखसाना, तुम चलती हो या नहीं? नूर बेगम उसे हुक्म देने वाले लहजे में बोली। रुखसाना एकदम अंदर चली गई, फौरन अपना बैग उठाया जो शायद वो पहले ही तैयार कर चुकी थी, और अम्मा के साथ चलने को खड़ी हो गई। ये मेरे साथ जा रही है, बच्चे की पैदाइश का सारा खर्च तुम दोगे, और जब तुम्हारे हालात ठीक हों इसको ले जा सकते हो। नूर बेगम इतना कहकर रुकी नहीं। मैं हैरान था, दोनों माँ बेटी पहले ही सारा मंसूबा तरतीब दे चुकी थी। रुखसाना माँ की पैरवी में चल पड़ी। रुखसाना रुको, मैं चिल्लाया। वो रुक गई। अगर तुम्हारा एक कदम घर से निकला तो वापसी के दरवाजे तमाम बंद हो जाएंगे। वो एक लम्हे के लिए मुड़ी, मगर फिर वो नूर बेगम के पीछे चल पड़ी। वो जा चुकी थी। मैं बहुत परेशान हुआ। वो तो बहुत बेमुरवत निकली। मेरी जरा सी हठधर्मी उन्हें रास न आई, और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला इतनी जल्दी कर लिया। शर्त ये रखी कि जब तक मेरे हालात बेहतर नहीं होते रुखसाना माँ के घर ही रहेगी। 2 दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा और महीना गुजर गया। वो मुड़ के वापस ना आई। मुझे एक तीसरे बंदे के तवस्सुत से पैगाम मिला कि उसकी माँ का कहना है, अगर तुम्हारे हालात ठीक हों तो तुम खुद आकर उसे ले जाना, वो ऐसे नहीं आएगी। इतनी बेमुरवती मुझे रुखसाना से नफरत महसूस होने लगी। तो क्या वो सिर्फ मेरी खुशियों की साथी थी? मेरे गमों में उसका कोई हिस्सा नहीं था। और वैसे भी मैं कौन सा गरीब हुआ था, ये तो उसकी आजमाइश थी। मगर अफसोस वो आजमाइश में हार गई। 3 महीने गुजर गए। मैंने चुप साध ली, और फिर उसकी माँ ने वो काम कर दिया जो मेरे गुमान में भी नहीं था। उन्हें मेरे हालात ठीक होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई, तो मेरे बाप बनने के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए गए, और इसमें रुखसाना की मर्जी भी शामिल थी। उस दिन मैं बहुत रोया। ये उसने क्या जुल्म किया? अब उसे रखने का मेरे पास कोई जवाज नहीं था, मगर इस गुनाह की सजा उन्हें मिलना जरूरी थी। मुझे खुला का नोटिस मिल गया, मगर मैं भी इतनी आसानी से उसे छोड़ना नहीं चाहता था। मैं जानता था वो किसी और मुर्गे को फांस लेगी और मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी। अब मुझे अपनी ताकत दिखाना थी। मैं पहले उनसे बहुत अच्छी तरह पेश आना चाहता था, मगर अफसोस वो तो सब इम्तिहानों में नाकाम हो गई।
मैं इस मोहल्ले का अमीर तरीन, बल्कि शहर का नहीं, मैं तो इस दुनिया का अमीर तरीन आदमी था। जो ताकत मेरे पास थी उसका नूर बेगम वहमो गुमान भी नहीं कर सकती थी। उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मैं दिन रात सोचने लगा और फिर मैंने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने का फैसला कर लिया। मैं इतना जालिम इंसान तो नहीं था, मगर ये सज़ा उन्होंने खुद अपने लिए तजवीज़ की थी। अगर वो ऐसा अमल ना करती तो शायद मेरे गुस्से से बच जाती। अफसोस के नूर बेगम की गलतियों की सज़ा उसकी बेटी को भी भुगतनी पड़ी। मुझे इत्तला मिल चुकी थी आजकल एक और सेठ साहब उनके जाल में फंसे हुए थे और इस मुर्गे को कब ज़बह करना था ये भी नूर बेगम तय किए बैठी थी। रुखसाना ने एक मर्तबा भी मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है वो दिल से ये ना चाहती हो, वो मेरे साथ रहना चाहती हो, मगर सारी बुराइयों की जड़ उसकी माँ थी। मगर अब उसकी सज़ा दोनों ने बर्दाश्त करनी थी। एक दिन मैं टहलता हुआ उनकी गली में जा निकला। घर के आगे गाड़ी खड़ी देखकर मुझे यकीन हो गया कि नया शिकार फंस चुका था। मैं कुछ देर खड़ा इंतजार करता रहा। एक आदमी अंदर से निकला जिसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब होगी। जिस्म और सेहत के लिहाज से तनोमंद था। गाड़ी और ठाट बाट से काफी अमीर लग रहा था। वो गाड़ी में सवार हुआ। मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उस आदमी का पीछा करने की ठान ली। जारी है कहानी सरफिरा। इसका बकिया हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।